हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट एपोप्टोसिस। तो आज हम एपोप्टोसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। तो एपोप्टोसिस कहते किसे हैं? प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें सेट ऑफ इवेंट्स होंगे। मतलब कि जो सेल की डेथ है वो एक प्रोग्राम हुई होगी पहले से। ये एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, जिसकी डेफिनेशन अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि द बॉडी इज़ वेरी गुड एट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल, सो there has a two exist mechanism for ensuring other cells in the body are removed where appropriate। मतलब जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी जिन सेलों की, तब तक वो ग्रो करेंगे, लेकिन जब ऐसी ज़रूरत होगी कि उन सेल को अब डेथ करने की ज़रूरत है या रिमूव करने की ज़रूरत है, तब इस एपोप्टोसिस की प्रोसेस के द्वारा वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। मेनली सेल डेथ के हम नॉर्मली दो टाइप्स देख सकते हैं। ये मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक है एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? सेल डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू। मतलब यहाँ पे एक सेल की नहीं, लेकिन टिश्यू का जो है वो डेथ हो रहा है, उसको हम नेक्रोसिस कहेंगे। लेकिन ये जो नेक्रोसिस है वो एपोप्टोसिस की तरह प्रोग्राम नहीं होती है और ये एक्सीडेंटल डेथ होती है। अब हम ये जानते हैं कि सेल डेथ क्यों होती है, मतलब सेल को मरने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि किसी सेल में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया या वो डैमेज हो गया, तो उसकी रिकवरी के लिए और जो नए सेल्स ग्रो करेंगे तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए होगी। और हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, कि हर एक सेल न्यू बॉर्न होता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे सेट ऑफ इवेंट्स में वो वर्क करता है, फंक्शन करता है, वो यूज़ होता है। फिर हमें पता है जैसे हर लिविंग थिंग का एक टाइम होता है, वैसे हमारे सेल का भी कुछ टाइम होता है। तो उसी तरीके से जब वो सारे प्रोग्राम्स और जो सारे उसके वर्क है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही मर जाएंगे। और ये सारी जो प्रोसेस है वो पहले से प्रोग्राम्ड होती है, इसीलिए इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। अब सेल डेथ अकर इन मैनी वेज, मतलब जो सेल डेथ है वो बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन इसके मेनली 3 रीज़न हैं, जिसके अंदर दूसरे सारे रीज़न्स हम धीमे धीमे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेन रीज़न है इन्फेक्शन, सेकेंड रीज़न है पॉइजनिंग, मतलब मैंने कुछ भी खाया हो या फिर मेरे फूड में ऐसा कुछ आया हो जिसकी वजह से पॉइजन मेरे बॉडी में आता है और जो मेरे सेल को इफ़ेक्ट करता हो, या फिर ऐसे भी कोई टॉक्सिक चीज़। फिर है थर्ड मेन चीज़, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे हर बॉडी के सेल के लिए। जो उसका अमाउंट होना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट नहीं है और हमारे हर सेल में वो इनफ अमाउंट में नहीं जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि ये हो कब सकता है, मतलब व्हेन डज एपोप्टोसिस अकर्स। मेन चांसेस कब होते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्फेक्शन में, जैसे कि कोई भी, इसमें आप कोई भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ले सकते हो, किसी और भी टाइप का इन्फेक्शन ले सकते हो। फिर दूसरा मेन चीज़ है ड्यूरिंग द डीएनए डैमेज, किसी भी प्रोसेस के थ्रू या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, हार्मोन्स के थ्रू या फिर किसी भी एंजाइम्स के थ्रू कोई गलत फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे डीएनए के अंदर डैमेज होता है, तो ये हो सकता है। फिर थर्ड मेन चीज़ है टू मेक वे फॉर न्यू सेल्स, मतलब कि नए सेल्स के लिए अलग अलग तरीके से जगह बनाना, तब हमारी बॉडी में ये होता है। अब इसके अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है कि वूम के अंदर जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो हमें पता है कि उसके फिंगर्स हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते, ओके। वो वेब शेप में होते हैं, मतलब फिंगर्स और स्किन फोल्स पूरी एक दूसरे के साइड जॉइंट होती है। तो अब इसमें क्या होगा, अपोप्टोसिस की प्रोसेस होगी।
इसके जो मतलब बेबी के वूम के अंदर जो फिंगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बतख के पैर की तरह, जिसके अंदर फिंगर्स के साथ जो स्किन है वो अटैच होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्किन है वो अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू धीमे धीमे कम होती जाएगी स्किन फोल्ड्स। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो मेन फिंगर्स है वो धीरे धीरे डेवलप होंगे और हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से। फिर दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिर न्यू सेल्स के लिए जगह बनाना, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया है। और मैं अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डेथ भी देखने को मिलेगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो मैंने आपको पहले बताया यही सब इसमें है। पर यहाँ पे एक मेन थिंग है कि कैंसर सेल्स, अब हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में सेल ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में एक ट्यूमर क्रिएट करेंगे। क्योंकि अपोप्टोसिस अगर नहीं होगा, मतलब सेल नहीं मरेंगे और न्यू सेल्स ग्रो करेंगी, तो हमारी बॉडी में तो उसके लिए जगह नहीं है। तो धीमे धीमे क्या होगा, उसको जहाँ पे भी एक जगह मिलेगी वो वहाँ पे ट्यूमर क्रिएट करने लगेगा। चलो अब ट्यूमर बन गया ठीक है, पर हमको पता है कि अगर ये ट्यूमर आगे कैंसर में कन्वर्ट हुआ तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। और हमको पता है कि कैंसर कैसे होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो इसमें भी अगर यही हुआ, ये अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हमारे सेल्स की होती रही, तो हमें कैंसर हो सकता है। तो ये जो अपोप्टोसिस है वो कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, इसलिए हमारी बॉडी में अपोप्टोसिस होना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे 2 पाथवे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एपोप्टोसिस मेनली 2 पाथवे से होता है, मतलब उसकी 2 टाइप की मेन मैकेनिज्म है। एक तो है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर मेनली जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके लिए हमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर हमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सेल के बाहर से कोई भी डैमेज या कोई भी सिग्नलिंग हुई, वो हमारी बॉडी में हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मैसेजेस पहुंचाएंगे रिसेप्टर्स के थ्रू। और इसके अंदर जो भी कास्पेड्स है उसके अंदर सारी धीमे धीमे प्रोसेस होती है, और एंड में हमें क्या मिलता है, सेल डेथ, मतलब अपोप्टोसिस। और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें मेन पार्ट है, इसके लिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, मतलब सेल के अंदर हो रही है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी पार्ट ले सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्ट ले रहा है। तो इसके लिए हमें रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक पाथवे मतलब माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जो है उसका एक चार्ट दिखाने में आया है, जिसके अंदर से क्या होता है, जो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज़ होता है, फिर वो कास्पेज़नाइन्स और आगे अपोप्टोजोम्स बनाते हैं, और ये सारी जो प्रोसेस होती है, और एंड में हमें अपोप्टोसिस देखने को मिलता है जो यूज़फुल है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको यूज़ हुआ होगा। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके।